कपिल सिब्बल के सामने आप खड़े होकर आंखों में हाथ डाल के पूछ सकते हैं क्या बोल रहे हैं आपको कोर्ट के अंदर 25-26 में तो ये नहीं लिखा हुआ है। उनने पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी झूठ बोल रहे हैं। फिर भी ऐसी आर्गूमेंट, एक चीफ जस्टिस 3 जजेस बेंच बैठे हुए हैं, उनके सामने इतनी बड़ी झूठ बोलना जो कि स्कोप में, इस एक्ट के स्कोप में ही नहीं है कि आपके तौर तरीक़ा, इस्लाम के जो आपको धर्म को जिस हिसाब से आप फॉलो करें उसके तौर तरीक़ों पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है इस एक्ट के अंदर, लेकिन फिर भी झूठ बोल रहे। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, ये गिद्ध, ये ओवैसी जैसे सुना है 3000 करोड़ प्रॉपर्टी जो है वक़्फ़ की, ये गिद्ध खाई हुई है ओवैसी के पास में है। जितने भी ये अमातुल्लाह कौन है ये MLA जो है यहाँ का चेयरमैन, वो कितनी प्रॉपर्टीज़ को हड़प किया हुआ है। तो आज सबसे ज़्यादा अगर रोएगा ये स्टे लेने के बाद में, अगर आज रो रहा होगा तो गरीब, यतीम, गरीब गुरबा मुसलमान रो रहा होगा, जो बेवा औरतें हैं वो रो रही होंगी। सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही है, ये कपिल सिब्बल और ये गैंग जो है ना, ये पूरा इकोसिस्टम ही फ्रॉड है। ये आप ही बताइए, कपिल सिब्बल की फीस बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, ये क्या कारण है? परसों कल पिटीशन डली है, कल भी कपिल सिब्बल, मनु सिंह भी और सभी धवन, सब बड़े बड़े जो इकोसिस्टम के लॉयर हैं वो कल भी अवेलेबल थे, आज भी अवेलेबल हैं। किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों के अंदर आपके जो अपने धर्म को, जो वजू कैसे करनी है, आपने नमाज कैसे करनी है, आपकी मस्जिदों के ऊपर, मदरसों के ऊपर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होगा जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ कानून पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है धर्मराज ओखलान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से स्टे लगा दिया है, अब ये कानून पास नहीं होगा, सरकार एकदम बैकफुट पे चली गई है। हमारे हरियाणा में एक कहावत होती है, कभी कोई भी दुल्हन शादी होकर के पहली बात तो उसकी सास पहली इंस्ट्रक्शन उसको देती है, बोला बेटा धक्का ढका धरा छेड़िए मत, बाकी घर तेरा ही है। मतलब किसी भी चीज़ को छेड़ना मत, लेकिन घर तेरा ही है। यही यहाँ पे हुआ है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना है एग्जैक्टली उस टिक बैठता है वो जो है ना कहावत। सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज वाइज आप किसी भी प्रॉपर्टी को, वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको, चाहे वो सरकारी है कैसी, उसको डिनोटिफाई नहीं कर सकते। वक्फ काउंसिल के अंदर किसी भी जो एक्ट के अंदर था कि भी इसको अपॉइंट कर सकते हो, नॉन हिंदू को, नॉन मुस्लिम को अपॉइंट कर सकते हैं, एक्सपर्ट को अपॉइंट कर, वो आप नहीं कर सकते। वक्फ के जो नया कानून से जो भी नई चीज़ें लेकर है आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। और आखिर में कह दिया कि इस लॉ पर हम स्टे नहीं कर रहे हैं, तो ढका धरा छेड़िए मत, बाकी बेटा घर तेरा ही है। तो मतलब स्टे नहीं हुआ, स्टे है। एक एक चीज ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सो, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, लेकिन कानून पर स्टे नहीं है। सर, क्या लगता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ कानून तो ज़रूरत थी, इस देश की तमाम संपत्तियों पे कब्जा कर लिया, तो आपको क्या समझ आता है? ये देश को ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, ये हर गरीब मुसलमान की ज़रूरत थी। आपको ये समझना है वक्फ क्या है। वक्फ है दान, और किस लिए? चैरिटेबल के वर्क के लिए, ताकि जो किसी के पास को अमीर है वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को दान दे देगा, और वक्फ का मतलब वो कहते हैं अल्लाह को दान दे देगा। और वो प्रॉपर्टी किस चीज़ के लिए यूज की जाएगी? जो यतीम है, जिसके माँ बाप बच्चे हैं, जिसके विधवा औरत है, और जो है तलाकशुदा औरत है, या बहुत गरीब हैं, या ठीक है ना, ताकि उनके लिए उनको मुहैया, उनको भत्ते दिए जाएं, उनको एजुकेशन का उनकी फैसिलिटीज़ दी जाएं, उनको उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। इन चीज़ों के लिए ये एक्ट ये बनाया गया था, वक्फ बनाया गया था। अभी इतने सालों से ये वक्फ है, ठीक है। वक्फ बोर्ड ने, किसी भी वक्फ बोर्ड ने एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी हॉस्पिटल, एक भी मेडिकल कॉलेज, एक भी टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज, एक भी लाइब्रेरी, एक भी कोई इस देश के लिए कुछ भी पॉजिटिव, कुछ भी एक, टेल मी वन, एक नाम बता दीजिए फुल स्टॉप मैंने। तो किसके लिए बेनिफिट होना था? ये होना था गरीब मुसलमान का। उनको क्या किया? वक्त से मदरसे चलाए गए,
मदरसे चलाए, उसके अंदर मौलाना मौलवी कट्टरता पैदा की गई। उसके अंदर कुरान का भी पढ़ाने का इनका तरीका आपने देख लिया होगा, क्या पढ़ाते हैं वो। ठीक है, अगर आप अजान को जो देते हैं उसको अगर आप जो है ना समझो ना, उसके मीनिंग देखोगे, ये तो शुक्र है अरबी के अंदर अगर जो ना हिंदी के अंदर ये अजान कर देना, आपको पता लग जाएगा आप क्या है कि अल्लाह के अलावा और कोई भी पूजने के लायक नहीं है। तो इसका मतलब हम हमारे देवी देवता को पूजने के लायक नहीं है, तुम ऐसे अजान दोगे ऊपर माइक पर बैठ करके है? तो ये चीज़ें जो है, ये गरीब मुस्लिम के जो आज सबसे ज़्यादा अगर रोएगा ये स्टे लेने के बाद में, अगर आज रो रहा होगा तो गरीब यतीम गरीब गुरबा मुसलमान रो रहा होगा, जो बेवा औरतें हैं वो रो रही होंगी, क्योंकि उनको आस थी कि ये एक्ट आ गया है, अब हमारे बच्चे मदरसे नहीं, हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, हमारा एक प्रॉपर हॉस्पिटल्स के अंदर, बजाय हम जो ना मौलवियों के मज़ारों पर जा करके उसका टोना टोटकर उसकी वो जो है ना गंडा बांधने के बजाय हमारा ट्रीटमेंट होगा हॉस्पिटल्स में। आज वो लोग रोएंगे, मेरी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ। लेकिन कपिल सिब्बल जिस तरीके की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है, कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, उनके हक की बात करते हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही है, ये कपिल सिब्बल और ये गैंग जो है ना, ये पूरा इकोसिस्टम ही फ्रॉड है। ये आप ही बताइए, कपिल सिब्बल की फीस बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, ये क्या कारण है? परसों कल पिटीशन डली है, कल भी कपिल साहब, कपिल सिब्बल, मनु सिंह भी और सभी के धवन, सब बड़े बड़े जो इकोसिस्टम के लॉयर हैं वो कल भी अवेलेबल थे, आज भी अवेलेबल हैं। क्या चक्कर है ये? कुछ तो है मामला। पूरा दिन ये बैठ सकते हैं, रात तक ये आर्गुमेंट कर सकते हैं, इनको कोई बॉदरेशन नहीं। ऐसा क्या है? कौन अफोर्ड करता है इनकी फीसों को? क्या चीज़ है ये सोचने का मामला है। लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये कांग्रेस और ये कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है क्या है, ये बहुत घातक है देश के लिए। कांग्रेस के सांसद तो कह रहे हैं जिस दिन हमारी सत्ता आएगी 1 घंटे में इलाज कर देंगे इस बफ कानून का। उसके बाद में फिर मुसलमान जो गरीब गुरबे हैं ना, वही इनका प्रबंध बांधेंगे। उनको अभी समझ में आ चुका है। अजमेर शरीफ के जो चीफ हेड है ना, हाकिम, वो कह दिया कि वी आर विद मोदी जी, शुक्रिया मोदी जी। उनको समझ में आ गया, और उनको एक बार कहते हैं टेस्ट आ गया ना इस चीज़ का, फिर इनको जूते मारेंगे, इनको सबको जो इकोसिस्टम वालों को। ओवैसी साहब लगातार कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदों पर कब्जा करने का एक नया कानून है। इस कानून के अंदर कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया था कि आपके इस एक्ट के तहत किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों के अंदर आपके जो अपने धर्म को जो वजू कैसे करनी है, आपने नमाज कैसे करनी है, आपकी मस्जिदों के ऊपर, मदरसों के ऊपर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होगा जी। पार्लियामेंट के फ्लोर पे होम मिनिस्टर ने भी कह दिया था, और कल चीफ जस्टिस ने भी बोल दिया था कि दिस इज आउट ऑफ स्कोप। और कपिल सिब्बल आर्टिकल 25 और 26 के ऊपर बोल रहे हैं कि ये हमारा फ्रीडम टू प्रोफेस द रिलीजन है, ये हमारा इंटरफेरेंस है। फिर मेरे को नहीं लगता कि कपिल सिब्बल साहब ने आर्टिकल 25, 26 पढ़ा हुआ है, पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि उनको नहीं पढ़ा हुआ है। उनने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी झूठ बोल रहे हैं। फिर भी ऐसी आर्गूमेंट, एक चीफ जस्टिस, 3 जजेस बेंच बैठे हुए हैं, उनके सामने इतनी बड़ी झूठ बोलना, जो कि स्कोप में, इस एक्ट के स्कोप में ही नहीं है कि आपके तौर तरीका, इस्लाम के जो आपको धर्म को जिस हिसाब से आप फॉलो करें उसके तौर तरीकों पे कोई इंटरफेरेंस नहीं इस एक्ट के अंदर, लेकिन फिर भी झूठ बोल रहे हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, अरे भैया 26 को पढ़ लो। मेरी दुख का विषय ये है कि हिंदुस्तान में लोग पढ़ते नहीं हैं। ये चंडू खाने की खबरें जो ना सुनते रहते हैं अनपढ़ लोगों के बीच से। कपिल सिब्बल के सामने आप खड़े होकर आंखों में डाल के पूछ सकते हैं क्या बोल रहे हैं आपको कोर्ट के अंदर। 25, 26 में तो ये नहीं लिखा हुआ है। एक्ट कुछ और है, आर्टिकल 25, 26 कुछ और है। फिर ये कहते हैं कि जी जो है ना 5 साल का मुसलमान होना चाहिए तभी जाकर वक्फ कर सकते हैं, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ईमानदारी से बोलूं जी, बोलिए। कि जिस दिन मैंने भी पहले दिन जो पार्लियामेंट की वो डिबेट सुनते हुए मैंने लगा हमारी ये कौन सा कानून है भाई। हाउ कैन यू इंटरफेयर इन समबडीज पर्सनल विश। अगर मैं सपोज करके आज मुसलमान बनता हूँ, तुम बन गया, अब मेरा राइट है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को दान करूँ ना करूँ। गवर्नमेंट कौन होती है मेरे को कंट्रोल करने के लिए जी। लेकिन फिर लीगल दिमाग है, सोचता रहता है। तब मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 है इसके अंदर, जिसको अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, म्यूचुअल डिवोर्स के लिए।
जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ को ये देखते हैं कि भी बहुत पॉइजनस लाइफ हो गई है, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जी चाहे परिवार के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के समझाने बुझाने से भाई ठीक है इकट्ठे नहीं रह सकते, चलो ये टर्म एंड कंडीशन बैठाते हैं, ये एलिमनी वगैरह जो भी, अभी ठीक है इसके बाद कुछ लेना देना नहीं, और चलो हम जो है इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। तो कोर्ट में जा करके दोनों जो है ना अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, जी मैं नहीं रह सकता, वो नहीं रह सकते जी। ठीक है। सोचो पार्लियामेंट ने ये प्रोविजन बनाया उसके अंदर, एक्ट के अंदर, कि इमीडिएटली नहीं कि आपने स्टेटमेंट दी जाओ घर तुम डिवोर्स्ड। कोर्ट ने, पार्लियामेंट ने 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया उसमें, कि 6 महीने, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, गुस्से में भी ये अपनी डिसीजन ले लेता है, या किसी गलत आदमी के इन्फ्लुएंस में हो जाता है, या मिसकंसेप्शन होता है किसी आदमी के प्रति जो है ना। मैं आपको, आप हो सकता है बुरे ना हो, लेकिन मेरे एक बार किसी छोटी ही बात के कारण से मैं आपका इंप्रेशन ले जाऊँगा, आप गंदे आदमी और मैं आपके साथ नहीं रह सकता है, रह सकती हूँ, तो मैंने डिसाइड कर दिया मैं नहीं रह सकती, बाहर में जाओ तुम। लेकिन जब 6 महीने जो, और फिर आपको कई बार क्या होता है ना, जो आपको कोई रास्ता नहीं दिखाता, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। अब आपको 6 महीने बाद में आपको नज़र आ रहा है, होप नज़र आ रही है कि 6 महीने बाद में मैं फ्री हो जाऊंगा या फ्री हो जाऊंगी, तो फिर उस टाइम पर आप रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हो और ठंडे मन से सोचते हो नेचुरली। उसके अलावा तो आपके पास सोचने को कुछ और है ही नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा जिंदगी के अंदर यही होता है। बिल्कुल। तो डे एंड नाइट 24 घंटे आप ठंडे मन से सोचते हैं, तो एक दूसरे की अच्छाइयाँ याद आने लग जाती हैं और बुराइयाँ भी, तो फिल्टर हो जाती हैं, सच में अच्छी हैं या सच में बुरा है। तो 6 महीने तक आप फिल्टर हो जाते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं कि ये रिश्ते में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। रह सकते हैं, स्टेटमेंट देते हैं जैसे साहब जी हम तो इकट्ठा रहना चाहते हैं, दोनों की वो डिसमिस हो जाती है। अगर वो कहते हैं जी हमने सोच लिया, समझ लिया, हम इकट्ठे नहीं रह सकते, तो दोनों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड थी, कोर्ट कहते हैं ओके जी बाय, नमस्ते, आप अपने, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। तो यहाँ पे भी ये जो 5 साल का कूलिंग पीरियड दिया है, ये इसीलिए दिया गया है कि आप आज मुसलमान हो गए, वो तब किस कारण से, ब्रेन वॉश के कारण से या किसी इन्फ्लुएंस में आके, कई बार गुस्से में भी बन जाते हैं लोग, कि कई बार जो है ना SC ST का बंदा है कोई, या कोई बंदा हो जाता है कि जो अपने रिलीजन में किसी ने बेइज्जती कर दी, रिलीजियस पॉइंट ऑफ से, वो कहता भाड़ में जाओ तुम्हारा धर्म, मैं मुस्लिम बन रहा हूँ। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, क्रिश्चियन बन गए, हिंदू बन गए, ना मुसलमान बन गए। तो आप गुस्से में किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में जाके मुसलमान बन गए, तो उस इतने गुस्से में है कि आप हो सकता आप अपनी प्रॉपर्टी को सारी की सारी को वक़फ़ कर दो। और इस्लाम के अंदर ये है, वंस वक़फ़ इज़ फॉर एवर वक़फ़, वो अल्लाह को दान चलेगी, ये वापस नहीं आ सकती किसी भी सूरत में। ठीक है, जैसे ओल्ड एज में है, ओल्ड एज एक्ट के अंदर है कि अगर बंदे ने, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम दान कर दी, वो दे दी, गिफ्ट कर दिया, दे दी ना, अगर बाद में पता लगता है कि भी जो उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, तो कोर्ट में जाकर के उस डिग्री को या रिलैंकेशन डीड है या मान लो रजिस्ट्री करवा दिए, तो उसको कैंसिल करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे तो अल्लाह को दे दी, फिर वो वापस नहीं होगी। तो अब इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि बहादुरगढ़, ये मेरे गांव के पास में ही नज़दीक में, जो ना एक आदमी ना राम रहीम का चेला था, वो उसने 25 एकड़ ज़मीन, 25 एकड़ ज़मीन बहुत होती है, 25 एकड़ ज़मीन राम रहीम आश्रम को, और वो बदमाश है सर है, उसने जो है उसको रजिस्ट्री करवा लिया। दान नहीं लेते वो, ताकि कल को कोई इशू में टेक्निकलिटी में आए, वो रजिस्ट्री करवा ली। तो उसके बाद में 1 साल 1.5 साल के बाद अब वो तो जाके आश्रम में बैठ गया। 25 एकड़ देने के बाद मतलब ही वॉज टेकन, शुरू में बड़ा रॉयल्टी लिए, उसको पूरा सेवा और पूरा उसको सब कुछ इंपॉर्टेंस दी गई। जब उसकी इंपॉर्टेंस कम हुई, जैसे बेवकूफ़ और आ गए, जब उसको ध्यान मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, मैं 25 एकड़ ज़मीन दे दी, मैं बर्बाद हो गया। जब वो घर आया तो उसके बच्चों के पास में ना खाने को अनाज है और ना पहनने को कपड़े हैं। तब उसको दिमाग में आया, उसने वापस SDM के यहाँ जाएगी, मेरे ये गलती, मेरे को धोखे से करवा लिया, बोला नथिंग डू, तुमने रजिस्ट्री की है, अब ये कुछ नहीं हो सकता कोर्ट में के। लास्टली उस बंदे ने सुसाइड किया, जब उन्होंने देखा कि अलग उसके बच्चों को, उसकी बेटियों को, उसके बेटों को ना स्कूल की फीस है, ना उसको खाने को दाना है और ना ही पहनने को कपड़ा है, 25 एकड़ के मालिक के। तो वो ब्रेन वॉश के कारण से जो हो जाता है वो गलती, तो 5 साल का जो कूलिंग पीरियड है, क्यों भाई क्या वक्फ बोर्ड इतना गरीब है कि उसको आज ही पैसे चाहिए, इतना रिच है, 5 साल इंतजार कर लीजिए भाई। ये तो साइकिल रोटेशन में हो जाए, जो आज हम मुसलमान बना वो जो 5 साल बाद मिल जाएगा, फिर 5 साल बाद वो 5 साल में ऐसे आता रहेगा। अगर वो 5 साल के बाद सोचेगा कि हाँ जी मैं ठीक है, मुसलमान ठीक बन गया था, ठीक रहेगा, दान दे दो। अगर उसको इन बिटवीन 5 साल में लगा कि मैं गलत फंस गया, गुस्से में फंस गया, या किसी की बेवकूफ़ी के कारण, किसी के कारण से, ब्रेन वॉश के कारण से मुसलमान बन गया, तो वो रिट्रैक्ट बैक कर लेगा।
क्या लगता है? तो वो एटलीस्ट उसकी प्रॉपर्टी, उसके बच्चों की आने वाली जनरेशन सेव हो जाएगी, वरना बर्बाद हो जाएंगे। ये उन परिवारों को बचाने के लिए ये जो 5 साल का कूलिंग पीरियड दिया है। सर मेरा आखिरी सवाल यही है कि क्या ये जो कानून आया था ये आप मानते हैं, आप अधिवक्ता भी हैं, कि वाकई में ये सही कानून था? बिल्कुल, ये बता दिया ना मैंने। ये हर गरीब मुसलमान जो कि अभी तक कितने साल हो गए, वक्त 50s में बना था ये, आज तक इन्होंने कोई स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, हॉस्पिटल कोई कुछ बनाया नहीं, बनाया ना। तो ये गिद्ध, ये ओवैसी जैसे सुना है 3000 करोड़ प्रॉपर्टी जो ना वक्फ की ये गिद्ध खाई हुई है, ओवैसी के पास में है। जितने भी अमातुल्लाह कौन है ये MLA जो है यहाँ का चेयरमैन, वो कितनी प्रॉपर्टीज़ को हड़प किया हुआ है। तो ये सिर्फ जो है ना मुल्ले पैदा करने के, मदरसों के अंदर उन बच्चों को अब्यूज़ भी बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होता है वहाँ पे। क्यों? उनके पास खाने को दाना नहीं है और पहनने को कपड़े नहीं है। वो मजबूर लाचार बच्चे हैं वहाँ पर, जिनका बहुत ज़्यादा अब्यूज़ भी होता है, उनका शोषण होता है। अगर इनको, उनकी माँ बाप को, उनको माँ को जो है ना यतीम है उनको, या बेवा है, उनको अगर फाइनेंस फंड मिलेगा और यहाँ पे ये स्कूल खोलेंगे तो वो बच्चे भी साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है अपने जब तक दीदी हैं तब तक लागू होने नहीं देंगे। एक बात मेरी सुन लीजिए, और कुछ सारे चैनल हिंदुस्तान के सारे चैनल भां इसी बात पे कर रहे हैं। किसी भी चैनल पे अगर ये बात जो मैं बोल रहा हूँ अगर कहीं सुनने को मिल जाए तो, और अपने को कॉमन सेंस को कनेक्ट कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ कहीं नहीं सुनने को मिलेगी। मैं चैलेंज करता हूँ, आज के दिन ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल के जो ये आतंकवादी, ये जो ना ये उपद्रवी है ना, ये हाथ से निकल जा चुके हैं। अगर ममता बनर्जी चाहे भी तो उसने सांपों को दूध पिलाया है, और वो सांप अब काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। अगर वो कोशिश भी करेगी उनको तो डस लेंगे इसको। तो मतलब ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल निकल गया। Absolutely, इसके वो वोटर है उसके, उसको फिर सीएम बनेगी वो, उसका फिर भतीजा भी सीएम बनेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ये राष्ट्रपति शासन लागू ना करके, अभी 1 साल इलेक्शन का बचा हुआ है, और जितने भी बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको फिल्टर करके उनको वोटिंग लिस्टों में से काट के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर में इलेक्शन करा। मैं नहीं कहता कि धांधली करें, ऑनेस्टली और ईमानदारी से फेयरली वोटिंग करवाएं, ममता बनर्जी की जमानत जब्त हो जाएगी। बता रहा हूं। मतलब आप ये मांग करते हैं कि वेस्ट बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लग जाए? किसी भी कॉमन सेंस के बंदे से पूछ कर दो, मैं नहीं कह रहा, हर आदमी कह रहा है जी। आपके जो दर्शक हैं, आपके दर्शक हैं, उनकी किसी की आत्मा अपने आप कमेंट करके बता देंगे कि यस 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 यस।